आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ प्रदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और आज हमने देखा कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते काफी अच्छी क्लोजिंग आज मार्केट में दिखी। 18,000 के ऊपर दिन भर कोशिश कर 18,000 के ऊपर दिन भर जाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो 18,000 के ऊपर ही बंद हुई। दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार बंद हुआ 225 अंक ऊपर। निफ्टी बंद, सेंसेक्स में 780 अंकों से ज्यादा की तेजी और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो करीब करीब 317 अंकों की तेजी आज के दिन देखने को मिली। और आज के टॉप परफॉर्मर थे आईटी और ऑटो, यहाँ से काफी अच्छा सहारा आज के दिन देखने को मिला। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आज दिन भर का कारोबार कैसा था, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर की अहम खबरें कौन कौन सी थी जिसके चलते आज एक्शन दिखा बाजार में। प्रियंका के पास चलते हैं समझने के लिए कि आज का ट्रेड सेटअप कैसा था। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, आज बाजार को जो एक गैप अप के बाद जो बड़ा सपोर्ट मिलना था वो शायद क्लोजिंग के वक्त आया जब बाजार ने 18,000 प्लस किया, लेकिन जो गेन्स थे, गैप अप के गेन्स थे, वो इरोड बिल्कुल नहीं हुए, स्टेंड हुए। दिन भर में मूव्स बढ़ी और बड़ा सपोर्ट जो दिया वो अर्निंग्स ने दिया। मारुति के जोरदार नंबर्स के बाद हमने देखा था वहां बड़ी मूव थी, आज भी मूव कंटिन्यूड रही। और उसके अलावा जिस तरह से नास्डैक में अच्छा रिबाउंस था ग्लोबली, आपने आईटी स्टॉक्स को भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा। जो दो बड़े सेक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं 18,000 के ऊपर हुई और यहाँ पर सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो दिन दो स्पेसेस से आई वो आईटी और ऑटो था। ऑटो पैक में ऑटो नंबर्स से पहले आपको महिंद्रा, आयशर मोटर्स, इनमें बड़ी मूव्स देखने को मिली। आज बाजार में हेवी वेट्स में अगर पिछले हफ्ते तक रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था, निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था, तो आज बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक से, दूसरे बड़े हेवी वेट से सपोर्ट मिला। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी के अगर आप गेनर्स की बात करें, पहले 5 गेनर्स में सबसे बड़ा जो सेटअप हमने देखा, मैक्सिमम जो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले वो ऑटो स्पेस से देखने को मिले। सीमेंट में सबसे शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स, सन फार्मा क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आए और वहां से एक जो कमेंट्री निकल कर आई कि यूएस से जो जेनरिक दवाओं का जो बिजनेस है इंडियन मेकर्स के लिए, वहां पर अब ट्रेड फिर से बनते हुए दिखाई दे और जिसके चलते आपने पूरे फार्मा काउंटर को देखा, फार्मा स्टॉक्स को देखा, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। सन फार्मा में इसी हफ्ते नंबर्स आने हैं, वहां पर आप सन फार्मा गेनर था, एमएनएम में गेन्स थे, एचडीएफसी ट्विंस टॉप गेनर्स थे और साथ ही यूपीएल भी टॉप गेनर्स में शामिल था। अगर आप दूसरे एफएनओ के काउंटर्स की बात करें तो वहां पर आपको काउंटर्स लाइक ओपन अप थीम के 18,000 के पार होने के बाद तो इनफैक्ट आपको सारे ओपन अप थीम के काउंटर्स में मूव दिखे, लेकिन सुबह से ही आपको ब्रांडेड फैशन रिटेल काउंटर्स में ऐसी ट्रेंट और आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव थी। टॉप एफएनओ गेनर्स जो थे वो ट्रेंट, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स थे। इसके अलावा जेके सीमेंट हो, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल हो, डालमिया भारत हो, इन सब काउंटर्स में आपको बड़ी मूव देखने को मिली। आज लूजर्स अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको अपोलो और एनर्जी पैक क्योंकि परफॉर्म कर रहा था, पिछले हफ्ते टॉप गेनर था, तो वहाँ से एनटीपीसी और दूसरे तमाम पावर और एनर्जी स्पेस के काउंटर से जो थोड़े बैकफुट पे थे। लेकिन इसके अदरवाइज आज बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। 18,000 के ऊपर हम पार हुए और सभी सेक्टर से कंट्रीब्यूट किया अपार्ट फ्रॉम मेटल। आईटी हो, ऑटो हो, बैंक्स में एचडीएफसी ट्विंस ने कंट्रीब्यूट किया। ओपन अप थीम के काउंटर्स चले, सीमेंट ने अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई। सो ओवरऑल 18,000 के प्लस। अब बाजार 18,200 एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल को आय करेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और कौन से स्टॉक में तेजी थी, मंदी थी दिन भर के दौरान, ये हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, एक एक करके वो भी आपके सामने रखते हैं। और कोटक एएमसी के सीआईओ हर्ष उपाध्याय ने हमसे खास बातचीत में कहा कि दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी को बाजार ने पचा लिया है। फेड की कमेंट्री पर बाजार की अब नजर रहेगी। उनके मुताबिक बैंकिंग, ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है और आगे जाके भी ऐसे ही रहने की आशंका है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखते हैं तो ये काफ़ी रेजिलिएंट होके करीब करीब 18,000 के लेवल पे आ गया है। और अगर अपने कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखें या अपने इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स को देखें, हमारे नंबर्स काफ़ी बेहतर है ग्लोबल काउंटर पार्ट से। तो एक बात हो गई। दूसरी है कि जैसे आपने बताया
फेड का जो इस वीक का मीटिंग है और शायद 75 बेसिस पॉइंट्स का जो हाइक है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। सबका नज़र इस पे रहेगा कि कितना इंक्रीज हुआ उस पे नहीं, शायद इस पे होगा कि क्या कमेंट्री होगा आगे के, कितने इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी में हो सकते हैं। तो ये सब पे लोगों का नज़र रहेगा और वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा मार्केट को एक तरफ का पॉजिटिव सेंटिमेंट्स शायद मिल जाए। अगर यहाँ से आगे जाकर इंटरेस्ट रेट हाइक इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं या इतने फास्ट रेट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ पे असर पड़ चुका है और इन्फ्लेशन नीचे आने का भी आशंका है। तो ये सबको देखते हुए लगता है कि शायद थोड़ा स्टेबिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में भी आ सकता है। अगर वो आएगा तो शायद इंडियन मार्केट्स और भी बेहतर कर सकते हैं। हमें इंडियन कंपनीज जो इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे उस पे अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वहाँ पे पोर्टफोलियो ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे ओवरवेट जो पोजीशन है अक्रॉस पोर्टफोलियोज वो बैंकिंग सेक्टर पे है, ऑटोमोबाइल्स पे है और इंडस्ट्रियल्स पे है। ये तीनों सेगमेंट्स में हमें लगता है कि यहाँ से अर्निंग्स मोमेंटम भी काफ़ी बेहतर होने वाला है और एक वैल्यूएशन री-रेटिंग का भी मौका मिलेगा। तो ये दोनों देखते हुए हमें ये तीनों सेक्टर में ओवरवेट पोजीशन बना के रखे। राइट। तो ये थे हर्ष उपाध्याय बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन अब चलिए कुछ स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। और आज हमने देखा पेपर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। जेके पेपर जैसे शेयर में आज 3 से 6% का उछाल था। शेयरों में तेजी की वजह क्या थी, बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, पेपर स्टॉक्स फोकस में रहने वाले और दूसरे तिमाही के नतीजे आने स्टार्ट हो गए हैं और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और वॉल्यूम्स भी अच्छी आ रही है। और हम सबसे पहले बात करेंगे रीजंस की, पेपर स्टॉक्स में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है। दूसरे तिमाही में डिमांड स्ट्रांग आ रहा है आपका, स्कूल को लेके, घर को लेके। इसके अलावा प्राइस रियलाइजेशंस इंप्रूव की है क्योंकि प्राइस हाइक्स कंपनीज ने ली हैं। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है उससे जो है पैकेजिंग और पेपर कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है। और ऑफ कोर्स जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो भी पीक आउट कर रही है। आप याद रखिएगा कि जो साथिया इंडस्ट्रीज और शेशाई पेपर के आंकड़े आए थे वीकेंड में, वहाँ पे उनके रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हुई है। अब देख सकते हैं कि साथिया इंडस्ट्रीज़ का ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ चुका है रेवेन्यूज़। अब बात करेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल्स की, उनके भी नतीजे आए थे और लास्ट वीक और उनके पेपर सेगमेंट में 37% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला था। अब तो ये ग्रोथ की बात हुई, लेकिन जो टॉप 4 मार्केट के वाले पेपर कैप्स कंपनी हैं उनमें फोकस करेंगे। और एक साल के रिटर्न्स में देखें तो ये चारों स्टॉक्स में लगभग 2 गुना हो चुके हैं, तो इनमें ज़रूर आप फोकस रखिएगा। लेकिन आगे जाते हुए पेपर इंडस्ट्रीज़ में क्या फोकस रहने वाली है, और सबसे पहले हमने एक चैनल चेक किया जहाँ पे पेपर कंपनीज कह रहे हैं कि प्राइस हाइक्स आगे वो अब नहीं लेने वाली हैं, लेकिन डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एफएमसीजी सेगमेंट ले लीजिए, ई कॉमर्स सेगमेंट ले लीजिए, और दिग्गज कंपनीज पेपर सेक्टर के जेके पेपर और आंध्रा पेपर भी अपने दूसरे तिमाही के नतीजे जो है नवंबर 2 को डिस्क्लोज करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स हमने जो पैकेजिंग सेक्टर की बात की तो हम इम्पॉर्टेंट आंकड़ा के ऊपर फोकस कर देते हैं। लगभग 55% पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो मतलब पेपर इंडस्ट्री का कंजम्पशन है वो आपका पैकेजिंग, कार्टन बोर्ड और कंटेनर सेगमेंट से आता है। तो अभी भी जो है आप कह सकते हैं पेपर सेगमेंट, पैकेजिंग सेगमेंट जो है स्वीट स्पॉट पे हैं। बिल्कुल। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि आज पेपर शेयरों में शानदार तेजी थी। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं बैंकिंग स्टॉक पर। धनलक्ष्मी बैंक फोकस में था। आज राइट्स इशू की प्रक्रिया फिर शुरू करने वाला है बैंक। सूत्रों के मुताबिक राइट्स इशू से पहले बैंक बोर्ड में खाली पदों को भरेगा, जिसमें एक महिला मेंबर भी शामिल होंगी। इस खबर पर जानकारी लेते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए। यह धनलक्ष्मी बैंक राइट्स इशू की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू कर सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चूंकि अब केरला हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लिफ्ट हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते केरला हाईकोर्ट ने जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था। जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं वो केरला हाईकोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि उनको बोर्ड में जगह नहीं दी गई थी और उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो इससे मैनेजमेंट को काफी बल मिला है। उनका जो राइट्स इशू पहले उन्होंने Q1 में प्लान किया था उस पर वापस काम कर सकते हैं। अभी जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक एक लेडी बोर्ड मेंबर होनी चाहिए बैंक के बोर्ड में और तभी वो राइट्स इशू पूरा कर सकते हैं। तो अब वो अपॉइंटमेंट्स जो बैंक है वो पूरा कर सकता है क्योंकि कोई स्टे नहीं है।
और बैंक कोशिश यही कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी 2 हफ्ते में बैंक की ईजीएम भी है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो उस ईजीएम में कुछ कंटेंशियस इश्यूज का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी साफ है कि यहाँ पर उनके जो एग्रीव शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एमडी और सीईओ की पावर्स को कर्व करने वाला जो क्लॉज है जहां पर चर्चा होनी है वहां पे सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई वोटिंग नहीं हो सकती। तो यहां पर बैंक कोशिश यही कर रहा है कि फिर से राइट्स इश्यू को शुरू किया जाए और अपने जो कैपिटल रेशियोज हैं उसको सुदृढ़ करे। बिल्कुल, तो धनलक्ष्मी बैंक फिर से राइट्स इशू की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस पर और डिटेल्स अंकुर अभी हमें बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजे पर फोकस करते हैं। कल यूपीएल के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित होंगे। नतीजों में क्या अनुमान है ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। भारत की दिग्गज कंपनी यूपीएल अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने वाले और आइए देखते हैं एनालिस्ट का क्या मानना है। तो अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर करीब 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। 12,230 करोड़ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रेवेन्यू में जो ग्रोथ नजर आ रही है वो लार्जली प्राइस हाइक्स और फॉरेन एक्सचेंज के फ्रंट पर जो कंपनी को फायदा हुआ है उसके चलते होगी। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर भी मिड सिंगल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ईबिटा की बात करें तो 2,484 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है, करीब 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ईबिटा में भी। मुनाफा करीब 850 करोड़ यानी कि 850 करोड़ के आसपास हो सकता है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ सकती है। मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं, 18.3% से बढ़कर 20.3% पर एक्सपेक्टेड है और ये मार्जिन्स में जो ग्रोथ नज़र आएगा वो लार्जली सप्लाई साइड इश्यूज जो ईज हो रहे हैं उसके चलते और फ्रेट कॉस्ट में गिरावट के चलते होगा। जोग्राफी वाइज बात करें तो जो भारत का कारोबार है यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी कर सकती है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी कंपनी रिपोर्ट कर सकती है भारत के कारोबार में। यूरोप हालांकि फ्लैट रह सकता है। तो ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, लैटम, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिड टीन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर यूरोपियन यूनियन में ग्रोथ थोड़ी फ्लैट रह सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो होंगे रॉ मटेरियल के प्राइस ट्रेंड्स, की जोग्राफीज पर कंपनी का आउटलुक और चाइना के सप्लाई साइड इश्यूज, डेट लेवल और केपेक्स प्लान्स पर भी फोकस करना होगा। तो ये थे यूपीएल का प्रीव्यू और अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के साथ यूपीएल भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे यूपीएल के नतीजों का अनुमान। अब चलते हैं ऑटो सेक्टर पर फोकस करते हैं और कल अक्टूबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े घोषित होंगे। आंकड़े कैसे रह सकते हैं, इस बार फेस्टिव सीजन का फायदा इन कंपनियों को कितना मिला, इस पर पूरी डिटेल रिसर्च लेकर सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। तो जो चैनल चेक्स के रिपोर्ट्स हमें मिले हैं उससे हमने जो एवरेज नंबर्स निकाले उससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं जिसमें M&M, टाटा मोटर्स और मारुति जैसे कंपनीज है उसमें अगर हम देखें तो YOY बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें तीनों ही कंपनीज के लिए। बट अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर्स कम है पिछले लेवल से क्योंकि व्हीकल डिस्काउंट्स भी कम कर दिए थे काफ़ी सारे डीलर्स ने। उसके अलावा अगर हम CV सेगमेंट में अगर हम देखते हैं जिसमें आयशर मोटर्स के VECV के नंबर्स आते हैं, टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो आ जाता है और अशोक लीलैंड आ जाता है। इनके नंबर्स अगर हम देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनके भी नंबर्स वीक होंगे, बट YOY बेसिस पे सिर्फ अशोक लीलैंड और VECV के नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अशोक लीलैंड हमें क्लियरली आउट परफॉर्मर दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि चैनल चेक्स ये बता रहे हैं कि फेवरेबल मिक्स रहा है कंपनी के लिए और अग्रेसिव मार्केटिंग एफर्ट्स के कारण हमें ये अच्छे खासे ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब अगर टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं जिसमें हीरो मोटो, बजाज ऑटो, TVS मोटर और आइशर का रॉयल इनफील्ड आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में चारों ही कंपनीज के लिए एक वीक सेट ऑफ नंबर्स है, बट YOY बेसिस में TVS मोटर और आयशर मोटर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। आयशर मोटर्स के YOY बेसिस पे 80% ग्रोथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक नया स्कूटर लॉन्च किया था हंटर, जिसका सेल्स काफ़ी अच्छा रहा है। इन्वेंट्री डेज अगर हम देखें तो 15 to 20 डेज़ का रहा है और उसी के साथ ये हंटर जो बाइक है वो करीब 30 to 35% अब कंट्रीब्यूट कर रहा है रॉयल इनफील्ड के सेल्स में। अब आखिर में अगर हम ट्रैक्टर डिवीजन की अगर हम बात करें तो बोथ YOY बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस में अगर हम देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है महिंद्रा और एस्कॉर्ट से। और इसके पीछे का कारण ये है कि जो डीलर्स थे वो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग कर रहे थे और इसी कारण जो सेल्स नंबर एक्सपेक्टेड है M&M और एस्कॉर्ट से वो वीक रहेंगे अक्टूबर महीने में।
और बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे ऑटो बिक्री के आंकड़े जिन पर की हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।